रखियो भला झूले लालण लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा निशान बालंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर ओ लाल मेरी है लाल मेरी चार चराग तेरे ओ चार चराग तेरे बलन हमेशा चार चराग तेरे बलन ओ तेरे बलन हमेशा तेरे बलन हमेशा तेरे बलन हमेशा तेरे बलन हमेशा ओ चार चराग तेरे बलन हमेशा पंजवा में बालन पंजवा में बालन आया बला झूले लालन पंजवा में बालन ओ पंजवा में बालन आया बला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सखी शाबाश कलंदर ओ लाल मेरी है लाल मेरी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच केसरी बैंड जो कि आज प्रोग्राम में शरीक हो रहा है किसी जमाने में साधु बैंड आ रहे थे यहाँ पे और उसके बाद ये आज इन्होंने यहाँ पे शुरुआत करी है बहुत बहुत शुक्रिया आप जो भी 6 लोग हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट हैं कुछ म्यूजिक के स्टूडेंट हैं कुछ लोग मुख्तलिफ काम करते हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच भैया जी कहीं में एक बार बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं एक बार फिर से हाजिर हूं अपने मेहमानों का मैं परिचय तारुफ कराऊंगा और वो जो लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं उनसे भी बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे जो मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मैं उनसे आपका परिचय करा देता हूं हाफिज गुलाम सरवर साहब कुछ देर में मौजूद रहेंगे हाजी नाजिम खान साहब पीस पार्टी से हैं बहुत बहुत शुक्रिया एहसान अब्बासी साहब पसमानदा समाज से हैं बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी राजनीतिक विश्लेषक बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर प्रवेश चौधरी जी विश्व हिंदू परिषद से हैं बहुत बहुत शुक्रिया हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब कुछ देर में मौजूद रहेंगे अनवर मिर्जा साहब बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच और अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए लेकिन उससे पहले उन तमाम सारे लोगों से एक दो बातचीत करेंगे जो बहुत दूर से आए हैं जी जी जनाब कहां से आए हैं आप सर मैं दिल्ली से ही हूँ दिल्ली से हैं क्या नाम है आपका सर अरविंद कुमार नाम अरविंद जी क्या काम करते हैं सर यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और साथ में फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम भी करता हूँ फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम भी करता हूं और यूपीएससी एस्पिरेंट हूं यानी आईएएस की तैयारी और उससे जुड़े यूपीएससी के जो तमाम एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं एक गंभीरता और एक विचार के साथ व्यक्ति खड़ा होता है जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ पे कोई आ जाता है बहुत बहुत शुक्रिया जब तक मन लगे आपका जरूर खड़े रहिए और अगर आपको इच्छा हो कुछ बोलने की तो जरूर बोलिएगा बातचीत के सिलसिले से देश में क्या अच्छा लगता है क्या सुझाव है क्या करना चाहते हो क्या करना चाहिए इस पर अगर कुछ बोलना चाहें जरूर बोलिएगा इच्छा जब भी हो बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच पाजी कहां से आना हुआ कानपुर से अरे 5 नंबर गुमटी कहां से बर्रा से ओए कुछ कहना चाहता है कैसे आना हुआ यहाँ दर्शन करने आए थे आपका शो देखा रुक गए वाह 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 दर्शन वहां हो गए बस माथा टेक लिया ना बस बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात और सबके साथ आए हैं बच्चे मेरे बच्चे हैं बहुत अच्छा क्या करते हैं बहन जी बीटेक है अभी बीटेक कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया क्या नाम है आपका सिद्धक प्रीत सिंह बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जी नमस्ते
कहाँ से आना हुआ? झारखंड से। झारखंड से। आप तो पहले शो में आई हैं? बहुत बार। बहुत बार। तो ये झारखंड रहती हैं या यहाँ रहती हैं? नहीं नहीं, यहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ आते हैं दवा लेने। अच्छा, दवा लेने आते हैं। हाँ, आपने मुझे बताया था। राजनीतिक काम से भी आते हैं। राजनीतिक काम से भी आते हैं। महत्वाकांक्षाएं हैं आपकी चुनाव में या राजनीति में? झारखंड कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी। कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी रही हैं आप? जी, जरूर कुछ बोलिएगा। यूसीसी पर आज मुद्दा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, जो जरूर मन में आए जरूर बोलिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, पूछेंगे कटोरा। भिक्षा मांग रहा हूँ शिक्षा के लिए। आपके सांसद और विधायक, इस देश के सांसद और विधायक अपने बच्चों को प्राइमरी पाठशाला में क्यों नहीं भेजते हैं? ये आपसे निवेदन करता हूँ, खास करके इस देश के किसी पार्टी का सांसद हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, राष्ट्रीय जनता दल का हो। भाजपा वाला कह रहा कि मैं अच्छा हूँ, सपा वाला कह रहा कि मैं अच्छा हूँ, कांग्रेस वाला कह रहा कि मैं अच्छा हूँ। राहुल गांधी, सोनिया गांधी की सरकार कांग्रेस में कर्नाटक में आई है। आपने एक बार उनसे माइक लगा के पूछा कि राहुल जी, सोनिया जी, जिस स्कूल में आप पढ़े हैं उसी तरह की पूरे कर्नाटक के जो प्राइमरी पाठशाला है क्यों नहीं व्यवस्था करते हैं? मोदी जी से क्यों नहीं सवाल पूछते हैं कि देश की सारी प्राइमरी पाठशाला क्यों नहीं? यहाँ ये मर्दों का देश है, इस देश में एक भी मर्द शिक्षा के लिए बात नहीं करता। जैसे पूरे मथुरा में पुरुष भगवान कृष्ण हैं, वैसे ही हम वो शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करता जो शब्द तुमने इस्तेमाल किया है, ना और बाद में मर्द वाला, वो तो मैं इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि वो मेरी शिक्षा जो मैंने ली उसको मुझे गवारा नहीं देती। जब मेरा दिल दर्द देता है ना सर जी, ये 3000 रुपया 1 क्लास के बच्चों को मिलता है किताब, वो भी 1 साल चलता है। शर्म आनी चाहिए इस देश के नेताओं को, और राजनीति के जो विश्लेषण करते हैं सब लुटेरे और भ्रष्टाचारी हैं। गजब है, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अब एक गाली हमको भी दो थोड़ी। आप एक दिन सारे लोगों को बैठाइए, राजनीतिक ये विश्लेषण करने वालों को नहीं। हाँ। जो सपा से है, कांग्रेस से है, उनके मुंह में अंदर माइक डालिए। मुझे 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 बस एक चीज पूछनी है अब आपसे। शो तो गया, हो जाए तो हो जाए, अच्छा है, और ना हो तो सब लोग अपने अपने घरे जाओ, अपने अपने घर जाओ। मुझे नाम पता करना है आपका। मेरा नाम राधेश्याम है। राधेश्याम जी? पार्टी का विरोध नहीं नहीं, आप बहुत भले आदमी हैं। मैं बस सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कौन से स्कूल में पढ़े थे जहां माइक मुंह में डाला जाता है? बस वो स्कूल का नाम बताओ मुझे, वही शिक्षा लेनी है मुझे, अपने बच्चों को दिलानी है। कौन सा स्कूल है? मैं तो गांव के प्राइमरी पाठशाला। कौन गुरुजी का नाम बताओ? एक गुरुजी, ना ना, एक गुरुजी का नाम, बाकी है मेरे गुरुजी का नाम, गुरुजी का नाम, गुरुजी का नाम, गुरुजी का नाम जो योगेंद्र सिंह। योगेंद्र जी को बहुत बहुत प्रणाम है। और अगर 2-4 ऐसे विद्यार्थी अगर देश में मिल गए तो यकीनन सारे विधायक, सारे एमपी और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, सबके बच्चे जो हैं वही पढ़ेंगे जहां आप पढ़ाना चाहेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि ये सीधा अब देखो, अब सुनिए, अब अपने गुरुजी की इज्जत ज्यादा ना गवाओ, बस चुपचाप खड़े रहो, क्योंकि उनकी इज्जत उन्होंने तो तुम्हें पढ़ाया है, लेकिन उससे ज्यादा ना उतारो, अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं नहीं, आप जाओ ना, आपका स्वागत है, आप ही का वो है, देश को बचाने का वो कोशिश करेंगे कि किसी दिन जो आप चाहते हैं वैसा ही देश बने। और यकीनन यकीनन इन्होंने कोई, भाई बकवास मत करो, नहीं भगा दूंगा यहां से कटोरा लेके, तो भागो, बकवास करने चुनाव लड़ने का मूड में और आगे लेके। इस देश में शिक्षा का स्तर इसलिए नहीं उठ पाया क्योंकि जो माध्यम है, जो मीडियम है ना, जिसमें बात कही जाए, वो भी जब ऐसी हो तो कौन सी शिक्षा लेके आया भगवान। ये इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिर्फ प्रचार चाहिए था 5 मिनट का, वो उसको मिल गया प्रचार और वो गया, उसका काम खत्म। यही दिक्कत है बस, और इसके अलावा रुकिए बाबू, रुकिए, वेट करिए, इस उम्र में अच्छा नहीं लगता ये। जी, सवाल ये था कि आज का जो मुद्दा था वो यूसीसी था, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया और कहा कि 2018 में जब विधि आयोग ने इस पे कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, तो क्यों ये तब्दीली की तरफ बढ़ा जा रहा है, या ये क्यों कहा जा रहा है कि एक परिवार है और एक कानून होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी। अनुच्छेद 44 नीति निर्देशक तत्व, उसमें भी डाला गया और यह कहा गया कि ये ऐच्छिक है। अंबेडकर जी चाहते थे
लेकिन ये शब्द जोड़ा ऐच्छिक। अब सवाल ये है कि अगर ये ऐच्छिक है तो फिर ये कानून की तरह पूरे देश में या पूरे एक कानून लाने की प्रोसेस क्या है और क्यों जरूरत है, ये मुद्दा था। इस पर बातचीत का सवाल और इसी को लेकर आज हम आपके बीच में था। जी आप ही से शुरू करूंगा मैं। जी देखिए, यूपी एसएससी के बारे में, यूसीसी के बारे में सबसे पहले ये मैं कहना चाहूंगा कि 2018 के अंदर विधि आयोग ने जब मना कर दिया था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है। भाजपा को ये लग रहा है कि 2024 हमारे हाथ से खिसक रहा है, इसे अगर हम लाएंगे तो वापसी सत्ता पालेंगे। अगर ऐसा ही है तो ये बता दीजिए माननीय मोदी जी, आपका मैंने ट्विटर हैंडल देखा था भाजपा की तरफ से, जो उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म हमने 9 साल लगा दिए। तो ये बता दीजिए, आपने जो 15 लाख का वादा किया था वो कहाँ है? आपने कहा कि स्मार्ट सिटी देंगे, वो कहाँ है? लेकिन आप यूसीसी के बहाने आप हिंदू मुसलमानों को बांटना चाहते हैं, आप आदिवासी और दलितों का जो आरक्षण है वो छीनना चाहते हैं। मुस्लिम समाज के नाम पर आप यूसीसी के लाकर एक भारत के अंदर एक ऐसा फरोख्ता चालू करने वाले हैं जिससे देश का बंटवारा होना निश्चित है। आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने आह क्यों नहीं कहा। यूपीएससी के एस्पिरेंट खड़े, यूपीएससी यानी आईएएस की तैयारी खड़े करने वाले हैं सामने, और ये निश्चित तौर से मुझे देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उस शख्स को तो आपने बता दिया, उसके टीचर को तो आपने पूछ लिया कौन सा विद्यालय है, कौन सा शिक्षक है, लेकिन आपने इनसे नहीं पूछा कि इनका कौन टीचर है, कौन स्कूल है, कहां से पढ़ के आए हैं। आपने उससे तो पूछ लिया, इससे तो नहीं पूछा कि कौन सा स्कूल है, कहां से पढ़ा। क्या ये मकसद है जो इन्होंने बताया यूसीसी का? आप तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यूसीसी का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब आप एक देश को जब आप एक साथ जोड़ने की बात करते हैं तो उस देश में एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? आप एक चीज बताइए, मैं उनसे ये बात पूछना चाहता हूं, क्या इंसानियत के रूप में क्या उन्हें ये लगता नहीं है जो ट्रिपल तलाक के मुद्दे को जो हटाया गया, तो क्या वो गलत नहीं था? आप हमेशा आप जो धर्म को लेके बीच में चले आते हैं, आपको देश की तरक्की ज्यादा महत्वपूर्ण आपको लगती है कि धर्म को बीच में लेके लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए? तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब कभी नहीं है कि अल्पसंख्यकों को और मुस्लिमों को आपसे अलग कर बांटा जा रहा है, सनातन धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर देश अगर हमारा एक अगर संगठित होना चाहता है तो सर एक देश में सर एक कानून होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो भी अच्छा, नहीं अच्छा लगता है तो भी अच्छा। पढ़े लिखे आदमी हैं और जरूरी नहीं कि माइक ऐसे ही डाला जाए, माइक कभी कभी ऐसे भी डाला जा सकता है। यही पढ़े लिखे आदमी का फर्क होता है। अब मैं आगे आपकी बेचैनी में समझ रहा हूं। जी सीनियर सिटीजन हूं। अगर हिंदू मुसलमान का खून अलग हो या लाल हो या पीला हो, पर खून तो एक ही हमारा, और हम अपने भाइयों के लिए जान न्यौछावर कर देंगे। बहुत अच्छी बात है, आप जान न्यौछावर करने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि उनके यहाँ सिवई खाना जारी रखिए और उनकी सिवैयां लेते रहिए और प्रेम मोहब्बत बनाए रहिए। जान देने की जरूरत नहीं मौलाना, जान देने की नहीं, जान जीवन जीने की इच्छा रखिए बस, और जान लेने की जरूरत नहीं है। बस बहुत बड़ी चीज। जी, विश्व हिंदू परिषद का आखिर मत क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, जानना बेहद जरूरी। उनका भी जानेंगे और उसके बाद एक एक करके मैं आऊंगा। प्रभात जी आऊंगा आपके पास भी। देखिए, तबीयत तो ठीक है ना मनोज जी? हाँ जी। एक देश, एक विधान, एक निशान, एक संविधान, ये भारत की पहचान है। और ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि एक देश में, एक समाज के अंदर एक महिला की स्थिति इतनी बुरी हो जाए कि उसको कभी भी 3 बारी तलाक कहकर उसको छोड़ दिया जाए? और इतना ही नहीं, एक हलाला जैसी विधि जिसके अंदर उस बिचारी को किसी और के साथ एक रात बितानी पड़े, ये कैसे हो सकता है? इतना ही नहीं, एक होता है मुता विवाह यानी टेम्परेरी मैरिज। यदि मान लो कोई मुस्लिम युवा कमाने के चक्कर में मुंबई चला गया दिल्ली से, तो वहां जाकर के वो 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए मुता विवाह कर सकता है।
ऐसी तरह की गंदी दकियानूसी परंपराएं अगर बनी रहेंगी समाज में तो कैसे उसको अधिकार मिलेंगे। और हमेशा आप ये कहते रहो कि 1400 साल पहले शरीयत आई थी। अरे भाई 1400 साल पहले तो मुसलमान टीले पे घूम रहे थे और वहां पर क्या देखिए 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 मुझे यहीं पे आपके पास आऊं। अच्छा जी आजा जी, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम भगवान दास है जी। ये भगवान दास जी। जी अरे बस फिर तो है। तो यहाँ पर दीन धर्म की बात करना है या मतलब देश की बात करने आए हो? नहीं, देश में क्या हो रहा है? भुखमरी हो रही है या देश दीन धर्म की बात कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? क्या मतलब बनता है तुम्हारे यहाँ बैठने का? यहाँ पे अब से 20 साल पहले क्या आप यहाँ पे बैठते थे क्या? मजमा लगाते थे क्या यहाँ पे? क्या आप जब से बीजेपी आया ना आप जैसा नहीं यहाँ हिंदू मुस्लिम करवा रखी है। कभी दीन के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। क्या बात है आपकी? आप खाली देश की बात कीजिए बस। देश के अंदर क्या हो रहा है? भुखमरी फैल रही है, क्या हो रहा है? किसके पास रोजगार है, किसके पास नहीं है? आप सिर्फ वो बात कीजिए बस। समझ लीजिए, इस देश में सुनिए, इस देश में हिंदू कभी हिंदू बनने की कोशिश नहीं करता है। जब मुसलमान कहते हैं कि हम मुसलमान हैं तब हिंदू कहता है कि मैं हिंदू। ये किस तरीके के आराम तब कहता है। और ये मैं ही नहीं कह रहा, ये सावरकर ने आज से कई साल पहले कहा है कि आपने कहा कि मैं मुसलमान हूं, तब मैंने कहा कि मैं हिंदू हूं, नहीं तो मैं मानव मात्र हूं। जी ठीक है, वन बाय वन ठीक है जी। हाँ सबसे प्रभात जी, सबसे पहले हमारे जिस भाई से आपने पूछा था तबीयत थोड़ी अस्वस्थ थी, लेकिन ये आज का मुद्दा ऐसा है कि मुझे लगा मैं घर पे नहीं बैठ सकता। तबीयत अस्वस्थ होने के बावजूद भी मैं यहाँ आया हूँ जी। वो जो मेरे भाई ने कहा शिक्षा की बात, हाँ। शायद उनको नहीं पता था कि जवाहर नवोदय विद्यालय इसी देश के अंदर है। सुनो बात सुनो। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना इसी देश के अंदर करवाई गई थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करवाई थी। अब दूसरी बात आ रहा है इस पे, भाई ने सामने से पूछा कि धर्म, राहु केतु जो है ना, दोनों राहु केतु यहीं रो जाते हैं। प्लीज जी भाई, मेरा मानना है कि राजनीति का तो धर्म होना चाहिए। चाचा चुप हो जाओ प्रभु, मैं जानता हूं आप। राजनीति का तो धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं आपके साथ हूं। और सावरकर का नाम लिया मेरे भाई ने। भाई 1937 में क्या बोला था? टू नेशन थ्योरी याद है? देश को बरगला दिया आपने कि बंटवारा ऐसे हो गया वैसे हो गया, लेकिन आप ही हो वो जो जिस सावरकर ने टू नेशन थ्योरी दिया और सरकार बनाई मुस्लिम लीग के साथ, देश को तोड़ने का काम किया। ठीक कह रहे थे ये, आपका काम ही तोड़ना है, आपका काम ही तोड़ना है। और सुनना, आपने मुसलमानों के बारे में इतनी बातें बोल दी। गंधर्व विवाह सुना है? अरे गंधर्व विवाह सुना है? प्रभु गंधर्व विवाह सुना है? जाके पढ़ लेना, गंधर्व विवाह पढ़ लेना। और यूसीसी से मुझे आइए बताओ, नहीं तो गंधर्व विवाह क्या स्वीकारोक्ति है? कहीं हो रहा है जो आदर्श विवाह है उनमें वो है विवाह? बिल्कुल ऐसा है, मैं बताता हूँ। महाराज दुष्यंत ने, अरे गुरुजी जो स्वीकारोक्ति है गंधर्व विवाह तो ये कि हम तुम्हें, अरे भाई सुनिए मेरी बात, पांडे जी, प्रभात जी, गंधर्व विवाह तो ये हुआ कि पाजी को मैं पसंद आ गया और मुझे ये पसंद आ गए, दोनों ने विवाह कर लिया। क्या ये इसी तरह से हिंदू विवाह हो रहे हैं आजकल? मैं कह रहा हूं आपको, अगर आप किसी पे आरोप लगा तो आप सोचिए, समझिए इन चीजों को। तो सवाल ये पूछिए इनसे, सवाल मैं, अरे प्रभात जी सवाल ये होना चाहिए कि दक्षिण भारत में कई परिवारों में, हिंदू परिवारों में मामा और भांजी में शादियां हो जाती हैं, लेकिन तो क्या वो सारे तमाम बदलने, आराम से सवाल, तो क्या जब ये बनेगा उस समय उस नीति पे क्या चलने को हम तैयार हैं? देखिए एक चीज समझिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में उस समय भी बाबा साहब से बहुत सारी बातें कही। 48 से लेके 52-51 तक खूब बहस चलती, अप्रीहेंशन थे उस समय भी प्रश्न आए और मुस्लिम समाज के भी बहुत सारे लीडर्स ने उसका साथ दिया। पोकर जैसे नेताओं ने उसका विरोध किया, या हबीब करके थे उन्होंने विरोध किया, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने उसका समर्थन भी किया। हमारा कहना यह है कि एक अगर देश है, उस देश के अंदर अगर एक विधान बनने से बहुत सारी इश्यूज सॉर्ट आउट हो सकते हैं तो बनाना चाहिए।
ऐसा ही जब हिंदू- ठीक है, ठीक, आराम देखिए, पहले डिबेट का नियम समझ लीजिए। खड़ा वहीं होना पड़ेगा और बोलना वहीं से पड़ेगा, 1 by 1। रंगरेज, मैं भैया जी हाँ मैं पूछ लूंगा। हाँ, मैं एक बात पूछ रहा हूँ। रंगरेज, अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत पेशेंस है तो खड़े रहिए, नंबर आएगा। ये भेड़ चाल वाली डिबेट नहीं है, चुपचाप खड़े रहिए। यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भगा चुका हूं, इसलिए चुपचाप खड़े रहिएगा जी। मैं ये कह रहा हूँ, जब इस देश में हिंदू कोड बिल आया, तमाम सारे अधिकार महिलाओं को मिले, हिंदू महिलाओं को मिले, सिख महिलाओं को मिले, और उसमें और भी जो तमाम पंथ हैं हमारे, वो भी उसके अंदर शामिल होते हैं। अब आप देखिए कि अगर वो गैर कानूनी है तभी तो 1985 में हुआ, जजमेंट आता है। अगर वो गैर कानूनी है पर्सनल लॉ, तभी तो 1995 में आया। ठीक ठीक ठीक, आई हैव टेकन योर पॉइंट, टेकन योर पॉइंट। मैं पूछना चाहता हूँ, विश्व हिंदू परिषद के जो प्रवक्ता साहब हैं, ये बिना तैयारी के आ गए। बताइए आप यूसीसी में क्या क्या चीजें बदली जाएंगी, बताना जरा, बताना जरा। ये बता नहीं पाएंगे भैया जी, ये सिर्फ बातें। अच्छा ठीक है, हिंदू मुसलमान के लिए 5 चीजें हैं जो हाँ मैं ये जानना नहीं, अगर आपने आज ज्यादा रट्टा लगाया है और पूरी विद्वता यहाँ पे दिखाने के लिए आए हैं एग्जाम के लिए, तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे यूपीएससी के भी लोग खड़े हैं और तमाम सारे लोग, इसलिए बहुत विद्वता की जरूरत नहीं, आराम से। मैं आपने अगर पढ़ा है तो मैं आपसे पूछूंगा, और अगर आपको ज्यादा ज्ञान है तो बताने में हिचक ना रखिए, किसी का इम्तिहान मत लीजिए जी। मैं प्रोफेसर आदमी हूँ, पढ़ाता हूँ इसी चीजों को, तो मैं बता देता हूँ। संपत्ति को लेकर के, पुत्र को लेकर के, और तमाम सारी चीजों को लेकर के है, 4-5 चीजें हैं। ठीक है, सुन लिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं प्रोफेसर भाई, मैं सब जानता हूँ। अरे सुन लीजिए। अगर मुस्लिम महिला को या जो कस्टमरी लॉ है, जो परंपरागत कानून आ रहे हैं, अगर उन कानूनों के तहत अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो उनको बदलना चाहिए, उनको बदला जाएगा। ऐसे 5 बातों को लेकर के खासकर इसके अंदर विषय आ रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 5 मुद्दे तो आ रहे हैं जो कि आप हिंदू महिलाओं को मिल चुके हैं। जी जी, आपका सवाल अलग है, मुख्तलिफ है, या वही सवाल उठाएंगे आप? देखिए भैया जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी आर्टिकल 30 धारा 370 जो हटाई गई कश्मीर से, आज तक उस देश, वहाँ पर प्रदेश में एक भी चुनाव नहीं हो रहा। वहाँ की स्थिति क्या है कश्मीरी पंडितों के साथ? आज मुद्दा ये 370 पर है, बता रहा हूँ ना भैया, मगर धारा 371 की बात नहीं हो रही। आर्टिकल 3071 जो आर्टिकल 37 नहीं, 371 बता रहा हूँ भैया जी, मैं वो उसी का बता रहा हूँ जिसके लिए हाँ जी, वो अच्छे से रट नहीं पाए, जो उन्होंने याद किया है वो भूल गए। वो बेइज्जती और करवाएंगे हमारी। इसीलिए कहता हूं कि कभी रटना नहीं चाहिए, रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है कि मुद्दा आखिर है क्या। जी जनाब आली, आइए, जो रटेगा वो भूलेगा। अब देखो, अब सुनो बात क्या है। सबसे पहले हाथ जोड़ के एक विनती करूंगा, थोड़ा सा समय दे दीजिए आज। ठीक, आप दे देते हैं, क्योंकि आओ आगे आ जाओ तुम। ये मुद्दा छिड़ा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी भोपाल में भाषण दिया है, वहां से फिर पकड़ा पीक पकड़ा। पहले ये पॉलिटिकल इशू नहीं था, लॉ कमीशन ने एक फॉर्मेलिटी है, वो तमाम संगठनों से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि 2018 से लेकर 2021 तक लॉ कमीशन जो था वो फंक्शन नहीं था। नहीं, ये बात सही है, तो हर कमीशन का मामला चलता रहता है ना। 2016 में मांगा, 18 में रिपोर्ट हो गया, फिर अभी मांगा, फिर लॉ कमीशन अपना रिपोर्ट दे देती तो खेल खत्म। डिबेट का तो ये इशू नहीं था, लेकिन चूंकि डिबेट करवाया जाता है। अब 2 बात मैं बताऊं, जब इक्वलिटी की बात आ रही है, बराबरी की, तो इस्लाम के मानने वालों को पहले फ्रंट पे आके कहना चाहिए कि इक्वलिटी के तो सबसे प्रबल समर्थक हम हैं। हम तो चाहते हैं कि सबके लिए एक समान सब कुछ हो, एकदम बराबर। जो खाना हम खाएं मेरा पड़ोसी भी खाए, जो कपड़ा हम पहना मेरा पड़ोसी। तो वो कहाँ जाएंगे? पसमानदा। वही पसमानदा, उनको ये भी, इनके ऊपर अभी नहीं बोलूंगा, मैं बोल रहा हूँ। मैं अभी सब पसमानदा का भी एक वो चला हुआ है। अच्छा, पहले वही उस पे आर्टिकल 341 योगेश जी हमारे प्रोफेसर साहब हैं, इनसे विनती करता हूं, समानता का अधिकार जब मतलब शादी ब्याह में आप कर रहे हैं, जो जरूरी है, रिफॉर्म होना चाहिए। आपको लगता है इस्लाम में ही सारी बुराई है, चलिए आप इस्लाम को ही सही कीजिए, लेकिन मुसलमान धोबी जो है वो आरक्षण से बाहर
और हिंदू धोबी आरक्षण का लाभ ले, मुस्लिम नाई आरक्षण से बाहर, हिंदू नाई आरक्षण का लाभ ले, मुस्लिम तेली आरक्षण से बाहर, हिंदू तेली आरक्षण का लाभ ले, मुस्लिम दुनिया आरक्षण से बाहर, हिंदू जुलाहा मन आरक्षण का लाभ ले और मुस्लिम जुलाहा बाहर, और वो तमाम जातियां, हिंदू मोची ले, मुस्लिम मोची बाहर, हिंदू वाल्मीकि ले, मुस्लिम वाल्मीकि बाहर, तमाम जातियां 341 से बाहर, जो 1950 से हैं, जो पंडित नेहरू जी ने, जो आपके दुश्मन हैं, उन्होंने किया था। कम से कम दुश्मन के गलत काम को सही कर देते हैं तो हम आपका कितना बड़ा फैन हो जाते। एक बात, अब आखिरी दोनों लोग गुस्सा हैं, दोनों ने यूसीसी को, मैं आ रहा हूं। 10 अगस्त 1950 को पंडित जी को भी हम कर देते करेक्ट। 10 अगस्त 1950 को आर्टिकल 341 पर धार्मिक प्रतिबंध पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लगाया। अभी पढ़ के आइएगा इसको। होम मिनिस्टर को छोड़िए ना, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, पटेल जी को छोड़ रहे हैं क्या आप? अरे ये पीओ है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है ये। पर असल मुद्दा यूसीसी पर पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्यों बयान दिया, ये मुद्दा है। मुद्दा ये है, असल मुद्दा प्यार है। 2 सेकंड, पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या जरूरत पड़ी? यूसीसी अगर आदिवासियों के कल्चर पर अटैक करता है अगर, तो आदिवासी के नेता क्यों नहीं बोलेंगे? अगर एससी के कल्चर पर अटैक करता है तो एससी के लीडर क्यों नहीं बोलेंगे? सारा मामला का ठेका मुस्लिम मतलब लोग क्यों ले रहे हैं? हर मामले को आप बैल मुझे मार, यूसीसी नहीं होने देंगे, एनआरसी नहीं होने देंगे, सीए नहीं होने देंगे। अरे सब का ठेका तुम ही ले लियो और देश की 80% आबादी चुप बैठेगी क्या? इनको आगे अगर किसी का हित प्रभावित हो रहा है, मैं कहता हूं मैं अगर लगा रहा हूं, मुझे क्या पता किसका हित प्रभावित होगा। जब ड्राफ्ट आएगा, यूसीसी कौन सी चिड़िया कैसे उड़ेगी, किस जाल पर बैठेगी, देखेंगे ना भाई। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, यूसीसी की गहराई को 44 में क्या क्या प्रावधान है जानते हैं, तो वो आगे आए। और अगर आदिवासी आगे नहीं आ रहे हैं, दलित आगे नहीं आ रहे, तो मुसलमान ठेकेदार क्यों बन रहे हैं, ये मेरा सवाल है। इसका मतलब मैच फिक्स होता है, उधर प्लान बनता है और हमारे मौलानाओं को, जो कहा जाता है ना कि टीवी वाले मौलाना, मैं कह रहा हूं ये बिकने वाले मौलाना। 341 से बहस शुरू करी, 341 से मैं आता हूं, वहां भी आऊंगा, उस पर भी आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। जो आपने बात करी कि मुस्लिम धोबी को या मुस्लिम नाई को क्यों नहीं मिलता, आपको पता है इस पर बड़ी बहस हुई इस देश के अंदर, और मुस्लिम के जो मौलानास थे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अस्पृश्यता नहीं है। आप पहले मानिए कि हमारे यहाँ अस्पृश्यता है, आप पहले मानिए हमारे यहाँ असमानता है। आपने माना नहीं, लेकिन हमारे धर्म अवलंबियों ने माना कि हमारे यहाँ समस्या रही है, इसलिए 341 में उन्होंने कहा कि मानिए स्पर्शता नहीं है, छुआछूत है या नहीं है। हमने कहा, हम प्रोफेसर से बता रहे हैं, बाबा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। बाबा साहब ने कहा कि हिंदू समाज में तमाम कुरीतियों होने के बावजूद हिंदू समाज में सुधारवादी लोग हैं और हिंदू समाज का उनको समर्थन है, लेकिन मुसलमानों के अंदर कोई भी सुधार की बात करता है तो गैर इस्लामिक हो जाता है। नो, रिफॉर्म हमेशा हुआ है। जो गैर शरई चीजें हैं जिसको हम बिदअत कहते हैं, उसमें हम रिफॉर्म करते हैं। बाबा साहब ने बहुत सारी बातें कही, छोड़िए ना, उसको हम यहाँ पर नहीं। जी भाई, आपने जो बोला ना, आपने भी बोला है सरवर साहब, आपने जातियों की बात करी। मोदी जी का अगर वो पूरा स्पीच आपने सुना होता, मोदी जी बूथ मैनेजमेंट पे बात कर रहे थे, तो मैं प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से सलाह दूंगा कि अगर यूथ मैनेजमेंट कर लेते ना, अगर यूथ को काम मिल गया होता, अगर उसको आप नहीं चलवाए होते पकौड़ा, तो नहीं चलता आपके अरमानों पर हथौड़ा। सच्चाई यही है, यूथ मैनेजमेंट करना। वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आ जाए। हो मेरी पत रखियो बाला झूले लालन। को पार्टी से निकाल दिया गया, जिसके बाद दिल्ली में एनसीपी के दफ्तर में लगी प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर हटा दी गई। यही नहीं, अजीत पवार समेत शिंदे मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने वाले 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करवाने की कवायद शुरू हो गई, जिसके लिए स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई। लेकिन इसी बीच अजीत गुट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शरद पवार के एक्शन का खुलकर विरोध किया।
नाही। इससे पहले शरद पवार ने शपथ ग्रहण में शामिल हुए एनसीपी के 3 नेताओं को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला किया। शंका यह जताई गई कि उत्तर प्रदेश में भी विपक्षी पार्टियों में जबरदस्त नाराजगी है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी में फूट पड़ सकती है। यही नहीं, उन्होंने जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के बीजेपी के साथ आने की उम्मीद जताई। यानी महाराष्ट्र की सियासी आंच बिहार और बिहार से उत्तर प्रदेश तक पहुंच सकती है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी में फूट पड़ सकती है और समाजवादी पार्टी में भी बहुत बड़ी फूट होने की संभावना हो सकती है। लेकिन अखिलेश इन दावों से बेफिक्र दिखे। जिससे मिलते हैं उनसे कहो वो ले जाए हमारे। पटना में विपक्ष की बैठक हुए जुमा 4 दिन हुए और महाराष्ट्र में एनसीपी टूट गई, जिसने बीजेपी को विपक्षी एकता पर सवाल उठाने का मौका दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से विज्ञापनों पर पिछले 3 साल में हुए खर्च का ब्यौरा मांगा। दिल्ली सरकार ने अदालत में कहा कि उसके पास दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत के बीच चल रहे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए फंड नहीं है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और दिल्ली सरकार से विज्ञापनों पर पिछले 3 साल में हुए खर्च का ब्यौरा मांगा। अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि उसके पास विज्ञापन पर खर्च करने के लिए पैसे हैं, लेकिन ऐसी परियोजनाओं के लिए नहीं जिससे यातायात व्यवस्था बेहतर हो। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार से इसलिए नाराज हुई क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा कि उसके पास दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत के बीच चल रहे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए फंड नहीं है। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। मनीष सिसोदिया दिल्ली की आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल में है और कोर्ट ने सिसोदिया समेत 4 लोगों की जमानत याचिका खारिज की, जिनमें आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर समेत हैदराबाद के एक व्यापारी और एक अन्य आरोपी शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने दिल्ली की आबकारी नीति घोटाले में जेल में बंद सिसोदिया की जमानत याचिका ये कहकर खारिज कर दी कि उन पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं, क्योंकि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री पर कुछ बाहरी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव करने का आरोप है, जबकि बाहरी लोग ऐसे मामले में दखल नहीं दे सकते। कोर्ट ने शराब विक्रेताओं का कमीशन बढ़ाने का भी जिक्र किया और कहा कि सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जमानत की शर्तों को पार करते नहीं दिख रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जारी बहस के बीच कानून मामलों से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की बैठक हुई। बैठक बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें अलग अलग पार्टियों के 31 सांसद शामिल हुए। सूत्र बता रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हुई संसदीय समिति की इस पहली बैठक में देश भर से आए सुझावों पर चर्चा हुई और बीआरएस, बीएसपी और शिवसेना ने इसका विरोध नहीं किया। सूत्र बता रहे हैं कि लॉ कमीशन को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर 19 लाख सुझाव मिल चुके हैं, जिन पर कानून मामलों से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की अगली बैठक में भी चर्चा होगी। इधर जयपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया। उन्होंने इस मुद्दे पर बात करते हुए पहले कांग्रेस को घेरा और 2 टूक बोल दिया कि कांग्रेस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपना रुख साफ करे, क्योंकि ओवैसी ने आरोप लगाया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कांग्रेस गोलमोल बातें कर रही है। यही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने जयपुर की रैली में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया, जिसके बाद बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वालों को आड़े हाथ लिया। ये समावेशी सुधार है, इस पर अगर सांप्रदायिक वार करेंगे तो उनका बंटाधार होगा। लॉ कमीशन ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश भर की संस्थाओं से राय मांगी। ये कानून लागू होने के बाद देश के हर धर्म के नागरिक के लिए एक जैसा कानून हो जाएगा। जेल में हमले के खतरे से बचने के लिए लॉरेंस बिश्नोई समेत कई गैंगस्टरों को दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन गैंगस्टरों को अंडमान और निकोबार, असम और दक्षिण भारत की जेलों में भेजा जा सकता है, क्योंकि इन गैंगस्टरों को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की जेलों में बड़ा खतरा है। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई समेत कई गैंगस्टरों को और ज्यादा सुरक्षा देने के मकसद से बड़ा फैसला लिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिन जेलों में ये गैंगस्टर बंद हैं, वहां दूसरे गैंग से हमले का खतरा है। कोर्ट में पेशी के दौरान इन गैंगस्टरों पर हमले की आशंका है, तो वहीं विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकियों से इनके संपर्क होने की भी खबर है। लॉरेंस बिश्नोई समेत 150 गैंगस्टर्स की लिस्ट बनाई गई, जिन्हें दूर के राज्यों की जेलों में भेजा जाएगा। और इसके लिए एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और गृह मंत्रालय के कई बड़े अधिकारियों ने महत्वपूर्ण बैठक की। बठिंडा में पुलिस की गोली लगने से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का एक साथी जख्मी हो गया। बताया गया कि उसकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें पुलिस ने उसके एक और साथी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस को उन दोनों की अपहरण के एक मामले में तलाश थी और अपहरण के उसी मामले में पुलिस उन्हें पकड़ने गई थी। उसी वक्त पुलिस की आरोपियों से मुठभेड़ हुई। बताया गया कि जब पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें जसविंदर गोदा नाम का गैंगस्टर पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरे आरोपी बुधराम को पुलिस ने दबोच लिया। पकड़े गए दोनों आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ गैंग के सदस्य बताए गए। दिल्ली में पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक प्रगति मैदान के नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर में की गई।
जहां करीब 3.5 घंटे तक चली बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों को कई टिप्स दिए। उन्होंने सभी मंत्रियों को अपने अपने मंत्रालय के कामकाज का जमकर प्रचार प्रसार करने को कहा और टास्क दिया कि सभी मंत्री अपने अपने मंत्रालय की 12 बड़ी उपलब्धियों और योजनाओं का कैलेंडर तैयार करवाएं। बैठक के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया कि मंत्रिपरिषद के साथ एक सार्थक बैठक में नीतिगत मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। मंत्रिपरिषद की बैठक में 2047 के लिए भारत के भविष्य के ऊपर भी चर्चा की गई। साथ ही यह फैसला भी किया गया कि इस बार भी मानसून सत्र का आयोजन पुरानी संसद में ही किया जाएगा। इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दी। बैठक के बाद कन्वेंशन सेंटर से बाहर निकलते हुए उन्होंने मीडिया से बात की। इस बार का सेशन की शुरुआत जो है वो पुराने पार्लियामेंट में ही होगी। मीनाक्षी लेखी के मुताबिक बैठक में पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को कहा कि जिन्हें जो बिल लाना है वो सत्र के दौरान जल्द लाएं। इस बैठक में 2047 में भारत कैसा होगा इसके रोड मैप पर भी चर्चा की गई। और इधर जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई ने नई चार्जशीट दाखिल कर ली है। इसमें लालू और राबड़ी के साथ तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया है। इसके बाद सियासत गर्मा गई है और बीजेपी बिहार की नीतीश सरकार पर हमलावर हो गई। चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम आने के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने उस समय का भी जिक्र किया जब चारा घोटाला मामले में लालू यादव का नाम सामने आने पर नीतीश कुमार ने उन्हें बर्खास्त करने की मांग की थी। वहीं बीजेपी के हमले पर जेडीयू ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव के खिलाफ की गई कार्रवाई को गलत बताया। केंद्र सरकार के इशारे पर स्वायत्त संस्थाओं का किस तरह से दुरुपयोग सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ होता है उनको डिमोरलाइज करने के लिए, यह देश की जनता अच्छे से देख रही है। सीबीआई की ओर से दाखिल की गई इस नई चार्जशीट में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 17 लोगों के नाम शामिल है। अजीत पवार के पाला बदलते ही महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें लगने लगी। उद्धव गुट वाली शिवसेना ने संजय राउत ने तो दावा कर दिया कि अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ये सारी अटकलें इसलिए लगी क्योंकि अजीत पवार ने अचानक शिंदे गुट वाली शिवसेना और बीजेपी से हाथ मिलाया और महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री बन गए। उनके साथ एनसीपी के 8 और विधायक मंत्री बने। यही नहीं, प्रफुल्ल पटेल ने भी शरद पवार का साथ छोड़ दिया, यानी एनसीपी के साथ भी वही हुआ। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। एससीओ की बैठक में पीएम मोदी का पाकिस्तान और चीन को कड़ा संदेश। सीमा पार आतंकवाद और क्षेत्रीय अखंडता का उठाया मुद्दा। बैठक में चीन के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के पीएम भी रहे मौजूद। यूसीसी पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का सबसे बड़ा इंटरव्यू। न्यूज 18 इंडिया पर बोले, यूसीसी पर फैलाया जा रहा है भ्रम, विपक्ष को नहीं है विरोध करने का अधिकार। 2024 चुनाव से पहले बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव। 4 राज्यों में नए अध्यक्ष की नियुक्ति। सुनील जाखड़ को पंजाब, जी किशन रेड्डी को तेलंगाना और बाबूलाल मरांडी को झारखंड बीजेपी की कमान। और नीचे मांग की गई, महाराष्ट्र की सियासत को सुधारने के लिए दोनों को साथ आना चाहिए, जिसके बाद ये पोस्टर चर्चा का विषय बन गया। इसी बीच राज ठाकरे मीडिया के सामने आए और उन्होंने 2 टूक बोल दिया कि शरद पवार को अजीत पवार के हर कदम की जानकारी थी। इसी बीच एमआईएम नेता सैयद असीम वकार ने ट्वीट करके दावा किया कि ये पूरी बिसात शरद पवार ने बिछाई और अजीत पवार की बगावत के अगले ही दिन शरद पवार ने उनके गुट के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेने शुरू किए। शरद पवार ने ट्वीट करके सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी से बाहर निकालने का ऐलान किया। इससे पहले शपथ ग्रहण में शामिल हुए एनसीपी के 3 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया, जिसके बाद दिल्ली में एनसीपी के दफ्तर में लगी प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर हटा दी गई। यही नहीं, अजीत पवार समेत शिंदे मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने वाले 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करवाने की कवायद शुरू हो गई, जिसके लिए स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई। लेकिन इसी बीच अजीत गुट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शरद पवार के एक्शन का खुलकर विरोध किया। इससे पहले शरद पवार ने शपथ ग्रहण में शामिल हुए एनसीपी के 3 नेताओं को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला किया। शंका यह जताई गई कि उत्तर प्रदेश में भी विपक्षी पार्टियों में जबरदस्त नाराजगी है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी में फूट पड़ सकती है। यही नहीं, उन्होंने जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के बीजेपी के साथ आने की उम्मीद जताई। यानी महाराष्ट्र की सियासी आंच बिहार और बिहार से उत्तर प्रदेश तक पहुंच सकती है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी में फूट पड़ सकती है और समाजवादी पार्टी में भी बहुत बड़ी फूट होने की संभावना हो सकती है। लेकिन अखिलेश इन दावों से बेफिक्र दिखे। जिससे मिलते हैं उनसे कहो वो ले जाए हमारे।
पटना में विपक्ष की बैठक हुए जुमा 4 दिन हुए और महाराष्ट्र में एनसीपी टूट गई, जिसने बीजेपी को विपक्षी एकता पर सवाल उठाने का मौका दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से विज्ञापनों पर पिछले 3 साल में हुए खर्च का ब्यौरा मांगा। दिल्ली सरकार ने अदालत में कहा कि उसके पास दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत के बीच चल रहे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए फंड नहीं है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और दिल्ली सरकार से विज्ञापनों पर पिछले 3 साल में हुए खर्च का ब्यौरा मांगा। अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि उसके पास विज्ञापन पर खर्च करने के लिए पैसे हैं, लेकिन ऐसी परियोजनाओं के लिए नहीं जिससे यातायात व्यवस्था बेहतर हो। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार से इसलिए नाराज हुई क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा कि उसके पास दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत के बीच चल रहे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए फंड नहीं है। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। मनीष सिसोदिया दिल्ली की आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल में है और कोर्ट ने सिसोदिया समेत 4 लोगों की जमानत याचिका खारिज की, जिनमें आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर समेत हैदराबाद के एक व्यापारी और एक अन्य आरोपी शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने दिल्ली की आबकारी नीति घोटाले में जेल में बंद सिसोदिया की जमानत याचिका ये कहकर खारिज कर दी कि उन पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं, क्योंकि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री पर कुछ बाहरी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव करने का आरोप है, जबकि बाहरी लोग ऐसे मामले में दखल नहीं दे सकते। कोर्ट ने शराब विक्रेताओं का कमीशन बढ़ाने का भी जिक्र किया और कहा कि सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जमानत की शर्तों को पार करते नहीं दिख रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जारी बहस के बीच कानून मामलों से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की बैठक हुई। बैठक बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें अलग अलग पार्टियों के 31 सांसद शामिल हुए। सूत्र बता रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हुई संसदीय समिति की इस पहली बैठक में देश भर से आए सुझावों पर चर्चा हुई और बीआरएस, बीएसपी और शिवसेना ने इसका विरोध नहीं किया। सूत्र बता रहे हैं कि लॉ कमीशन को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर 19 लाख सुझाव मिल चुके हैं, जिन पर कानून मामलों से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की अगली बैठक में भी चर्चा होगी। इधर जयपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया। उन्होंने इस मुद्दे पर बात करते हुए पहले कांग्रेस को घेरा और 2 टूक बोल दिया कि कांग्रेस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपना रुख साफ करे, क्योंकि ओवैसी ने आरोप लगाया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कांग्रेस गोलमोल बातें कर रही है। यही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने जयपुर की रैली में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया, जिसके बाद बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वालों को आड़े हाथ लिया। ये समावेशी सुधार है, इस पर अगर सांप्रदायिक वार करेंगे तो उनका बंटाधार होगा। लॉ कमीशन ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश भर की संस्थाओं से राय मांगी। ये कानून लागू होने के बाद देश के हर धर्म के नागरिक के लिए एक जैसा कानून हो जाएगा। जेल में हमले के खतरे से बचने के लिए लॉरेंस बिश्नोई समेत कई गैंगस्टरों को दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन गैंगस्टरों को अंडमान और निकोबार, असम और दक्षिण भारत की जेलों में भेजा जा सकता है, क्योंकि इन गैंगस्टरों को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की जेलों में बड़ा खतरा है। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई समेत कई गैंगस्टरों को और ज्यादा सुरक्षा देने के मकसद से बड़ा फैसला लिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिन जेलों में ये गैंगस्टर बंद हैं, वहां दूसरे गैंग से हमले का खतरा है। कोर्ट में पेशी के दौरान इन गैंगस्टरों पर हमले की आशंका है, तो वहीं विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकियों से इनके संपर्क होने की भी खबर है। लॉरेंस बिश्नोई समेत 150 गैंगस्टर्स की लिस्ट बनाई गई, जिन्हें दूर के राज्यों की जेलों में भेजा जाएगा। और इसके लिए एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और गृह मंत्रालय के कई बड़े अधिकारियों ने महत्वपूर्ण बैठक की। बठिंडा में पुलिस की गोली लगने से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का एक साथी जख्मी हो गया। बताया गया कि उसकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें पुलिस ने उसके एक और साथी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस को उन दोनों की अपहरण के एक मामले में तलाश थी और अपहरण के उसी मामले में पुलिस उन्हें पकड़ने गई थी। उसी वक्त पुलिस की आरोपियों से मुठभेड़ हुई। बताया गया कि जब पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें जसविंदर गोदा नाम का गैंगस्टर पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरे आरोपी बुधराम को पुलिस ने दबोच लिया। पकड़े गए दोनों आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ गैंग के सदस्य बताए गए। दिल्ली में पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक प्रगति मैदान के नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर में की गई, जहां करीब 3.5 घंटे तक चली बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों को कई टिप्स दिए। उन्होंने सभी मंत्रियों को अपने अपने मंत्रालय के कामकाज का जमकर प्रचार प्रसार करने को कहा और टास्क दिया कि सभी मंत्री अपने अपने मंत्रालय की 12 बड़ी उपलब्धियों और योजनाओं का कैलेंडर तैयार करवाएं। बैठक के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया कि मंत्रिपरिषद के साथ एक सार्थक बैठक में नीतिगत मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। मंत्रिपरिषद की बैठक में 2047 के लिए भारत के भविष्य के ऊपर भी चर्चा की गई। साथ ही यह फैसला भी किया गया कि इस बार भी मानसून सत्र का आयोजन पुरानी संसद में ही किया जाएगा। इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दी। बैठक के बाद कन्वेंशन सेंटर से बाहर निकलते हुए उन्होंने मीडिया से बात की। इस बार का सेशन की शुरुआत जो है वो पुराने पार्लियामेंट में ही होगी।
मीनाक्षी लेखी के मुताबिक बैठक में पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को कहा कि जिन्हें जो बिल लाना है वो सत्र के दौरान जल्द लाएं। इस बैठक में 2047 में भारत कैसा होगा, इसके रोड मैप पर भी चर्चा की गई। और जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई ने नई चार्जशीट दाखिल कर ली है। इसमें लालू और राबड़ी के साथ तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया है। इसके बाद सियासत गर्मा गई है और बीजेपी बिहार की नीतीश सरकार पर हमलावर हो गई। चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम आने के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव बाको नाम कबीर, ओ जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, हो वो सुख नाही अमीरी में। मन लगे मेरा यार फकीरी में, मन लगे मेरा यार गरीबी में, मन लगे मेरो यार फकीरी में, ओ मन लगे मेरो यार फकीरी में, लगे मेरो यार फकीरी में, मन लगे मेरो यार गरीबी में। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस पर बातचीत की चर्चा शुरू हुई थी, एक दो पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी ने कहा हम सैद्धांतिक रूप से समर्थन करते हैं। जेडीयू ने कहा हम यूसीसी के खिलाफ नहीं हैं, ध्रुवीकरण के खिलाफ हैं। यानी एक तरह से वो भी सैद्धांतिक रूप से समर्थन करते हैं। ये बात सही थी कि जो विधि आयोग है 21वीं विधि आयोग, उसने कहा था अभी इस यूसीसी की जरूरत नहीं है, लेकिन जो 22वां विधि आयोग है, जो 22 तक 21वां जो था 22 तक डिस्फंक्शन था, 22 के बाद जो 22वां विधि आयोग आया उसने लगभग 8.5 लाख के करीब उसके पास सुझाव इस यूसीसी के लिए हैं। तो ये प्रक्रिया चल रही है। कोई भी आम आदमी भी इस कानून के बारे में बोल सकता है या बता सकता है। तो बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से हम जोड़ेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया है, लेकिन हां कुछ ऐसे मुस्लिम संगठन इदारे हैं जो उन्होंने कहा है कि नहीं ये जरूरी है। जैसे उमर अहमद इलियासी साहब कहते हैं कि 70 सालों में मुसलमान को सिर्फ पिछड़ा बना के रखा। प्रधानमंत्री ने पहली बार जिस तरह से अपनी बात रखी है उस पर विचार होना चाहिए, ये बात कही। लेकिन हां कुछ मुस्लिम संगठन इसके विरोध में। मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ जो बोर्ड है उसने जरूर खिलाफत की है। जनाब अली, आपसे पसमानदा समाज से आते हैं, हाशिए के हैं और ये बोलना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। समस्त देशवासियों को बकरा ईद की मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत और खासकर मुस्लिम समाज से मैं अपील करता हूं कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी ना करें, कुर्बानी खुले में ना करें, कुर्बानी के अवशेष बाहर ना फेंकें, कुर्बानी के खून को नाली में ना बहाएं और कुर्बानी की वीडियोग्राफी ना करें, क्योंकि हमारा बड़ा समाज हिंदू समाज है, वो आहत ना हो, वो परेशान ना हो, उसको खाल का ख्याल रखें। जब आप इतना ध्यान रखते हैं इधर वाला, तो इधर वाले की भी तो जिम्मेदारी बन जाती है, तो झुकी जाएगा आप पे और वो ये कहेगा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हिंदू समाज हमारा इतना ख्याल रखता है कि अगर निकलता रास्ते से अगर मस्जिद आती है तो नमन कर लेता है, लेकिन इस देश का मुसलमान, पसमंदा मुसलमान, यूसीसी का समर्थक है, जो असराम मुसलमान है, जिसने 70 वर्ष हमें रेहड़ी पटरी ठेले लगाकर उसे छोड़ दिया, वो विरोध कर रहे हैं। यूसीसी का विरोध करने वाले वो हैं जो गंगा का जल तो पीते हैं, नमन नहीं करते, माँ भारती का अन्न तो खाते हैं, जय नहीं बोलते, वो भी यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। पसमंदा समाज देश का, इस देश का माँ भारती का पसमंदा समाज यूसीसी का समर्थन करता है कि हमारी बहन बेटियों को आजादी मिलने वाली है, क्योंकि इन मुसलमानों ने उन असराम मुसलमानों ने इस पसमंदा समाज को अपना वोट बैंक बनाकर रखा और हमारी बहन बेटियों को एक रोटी बनाने का, एक बच्चे बनाने का साधन रखा। देखिए मैं आपको एक बात बताएं, पीछे बहुत सारे कमेंट हो रहे होंगे और मेरे कानों तक भी आ रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं, लेकिन वो ये जरूर जानते हैं कि आप जिस तरह से बोल रहे हैं वो आप बाजी मार सकते हैं। ये मेरे ऊपर नहीं हंस रहे, ये अपने आप के ऊपर हंस रहे हैं। मेरी बहन बेटियां परेशान है, मेरी बहन बेटियां तबाह है। हमें मेरी बेटी वाला हूँ, डर लगता था। जनाब अली एक मिनट,
डर लगता था कि कब तलाक ना हो जाए, डर लगता था कि कब उसे घर से बाहर निकाल दिया जाए। अब इनकी दुकान बंद हो रही है, अब इनके हिस्सेदारी बेटी को मिलने वाली है। बेटी को सशक्त करने का जो मुहिम उठाई है मोदी जी ने, वो दुनिया में सबसे अच्छी मुहिम है। एक बात और कर दूं, सुनो बेवा, सुनो आराम से। बेटी को अधिकार, मुसलमान चाहते हैं कि बेटी रोटी बनाए, बच्चे बनाए, और हिंदू चाहता है, मोदी चाहते हैं कि बेटी पढ़ लिख कर उसको अधिकार मिले, बाप की प्रॉपर्टी में से, घर में से वो अपना जीवन आगे बिताए। ये चाहते हैं कि रूल बचाएंगे। मैं समझ आ लूंगा। इस्लाम प्रॉपर्टी में शेयर देता है और बाकी धर्मों में नहीं मिलता है। ज्यादा वकालत नहीं कीजिए। आप बैठ जाइए। इस्लाम में सुनो, ये लोग इस्लाम का ठेकेदार है। इस्लाम में ये कहा गया है, मैं 100 बता दूंगा, बैठ जाओ। इस्लाम में ये इस्लाम में ये नए निकले हुए लोग हैं, मैं ले लूंगा। नहीं, तुम नहीं निकले हो, तुम नहीं निकले हो, तुम जब बोलते हो ना, मैं 100 बता दूंगा। ऐसा इस्लाम में ये कहा गया है, ऐसे मौलानाओं के मुंह बंद करो। इस्लाम में ये कहा गया है कि जिस देश में रहो उस देश का। किसी ने कहा कि कलमा पढ़ दो, है आपने कहा ना कलमा पढ़ दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम भी पढ़ते हैं। पढ़ दिया मैंने कलमा। अच्छा एक मिनट, ना तो आप भी पढ़ते, लेकिन दिक्कत क्या थी तुम्हें? क्या आप बात सुनना नहीं चाहते, या अगर कोई आके चेहरा खाली एक तारीफ कर देना कि बेटी की हिफाजत मोदी जी करें। अगर बेटी जी की हिफाजत मोदी जी को इतनी चिंता थी तो मेरे पहलवान महिला यहीं बैठी थी जिनके ऊपर अत्याचार हुआ और दिल्ली पुलिस ने उनकी FIR नहीं लिखी, वो तरसती रही। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इम्तिहान लेना पड़ा। जब ये हुआ, ये महिलाओं की बात करते, मैं इन्हीं से बात कर लेना चाहता हूँ। आपने बात करी हिंदू और मुसलमान बहुत कमजोर हो गया। कोई मुसलमान कमजोर नहीं है, हिंदू मुसलमान बिल्कुल ठीक है। और मैं आपके चैनल से, प्रतीक जी, सबसे पहले जो मैं कहना चाहता था, आपको और आपके चैनल को ईद की बहुत बहुत बधाई। आपका भी बहुत बहुत मुबारक। दूसरा, वीडियो के लिए जो बात हुई बहुत अच्छी बात है। हम अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश और विनती करते हैं कि कुर्बानी करें, अपने घर में करें, शांति और अमन में करें, कोई वीडियो ना बनाए ना डाले, क्योंकि ये बहुत जरूरी, हमारा सबसे ज्यादा कर्तव्य होता है। दूसरा प्रतीक बात है, एक सेकंड की बात है प्रतीक जी, कानून बनाइए, कौन मना कर रहा है? आपने 2014 से लेकर 2024 तक कानून ही तो बनाए हैं और कुछ नहीं बनाया। सबसे ज्यादा अगर कानून की चिंता है तो जनसंख्या पे कानून बनाइए, क्योंकि देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस पे मोदी जी को दिक्कत है। ठीक जी, बड़ी जिम्मेदारी दिखाना चाहता हूं मैं। क्या इस्लाम और हदीस में जिक्र है, या मुसलमान हो जिस मुल्क में रहे उस मुल्क से मोहब्बत करो। ये गद्दारी करते हैं इस मुल्क से। कौन सा मुसलमान गद्दारी? मुसलमान को गद्दार माफी मांगेंगे, ये माफी मांगेंगे, माफी नहीं प्रतीक जी, ये माफी मांगेंगे। कोई मुसलमान गद्दार नहीं है, जो माफी मांगेंगे। कैसे हम मुसलमानों को गद्दार कहेंगे? आप टोपी बन के कैसे गद्दार कहेंगे मुसलमान? नहीं प्रतीक जी, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। मुसलमान को नहीं, प्रतीक जी मुसलमानों को गद्दार नहीं कह सकता। ये आतंकवादियों को सपोर्टर है। आराम से नकली हो, फर्जी हो, बोला मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। प्रतीक जी पहले पसमानदा ज्वाइन किए, संगठन बनाए, क्या पसमानदा का? पहली बात ये मौलाना मैं मुझे बोल पहले मौलाना आप बैठिए आप बैठा लिए वहां पे, बैठा लिए। आइए अरे मैं बैठा लिया, आप बैठिए यहाँ आइए यहाँ इधर आओ। अरे आराम से मौलाना, अरे क्या हो गया सरवर, क्या हो गया तुम्हें आज? सरवर क्या हो गया? बैठो आराम से। आप अपनी बात करो। अरे बस ठीक है, इस्लाम में अधिकार है महिला को, बिल्कुल है, बेटी को हक है बात करने है। आप बैठिए वहां, बैठिए। देखिए मैं एक बात कहना चाहता, बैठिए पांडे जी वहां बैठिए। दुनिया के जो तमाम सारे रिलीजन हैं, उसमें इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो बहुत प्रैक्टिकल रिलीजन है, और इसमें दो राय नहीं। दूसरी बात,
कोई भी व्यक्ति, जनाब आली, कोई भी व्यक्ति किसी को देशद्रोही कहना गलत बात है। आप बैठिए, मैंने कह दिया, अथॉरिटी मेरी है। क्या मुसलमान क्यों विरोध करता है हर कानून का, चाहे यूसीसी हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे सीए हो, चाहे सिविल बोर्ड हो? क्या मतलब क्या है? वो देश का नागरिक नहीं है, वो देश का नहीं है, वो देश का नहीं है। क्या मोदी जी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ, आप बैठिए। अरे मेरी बात तो सुनिए, क्यों विरोध करता है एनएससीसी का, क्यों विरोध करता है यूसीसी का? बोलो। मैं बता रहा हूँ, देश में जब बड़ा लोकतंत्र है, बहुत मजबूत लोकतंत्र है, विरोध करना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, सहमति बनाना उससे भी बड़ी बात है। हम विरोध से, मेरी बात सुनिए, हम विरोध से सहमत की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसलिए देशद्रोह शब्द ना इस्तेमाल करिए। हम सारे लोग भाई हैं, जितने आप मेरे हैं उतने ही ये भी मेरे। आइए, गले मिलिए, बोलिए। मैं सबसे पहले ईद की शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक हो। और भाई साहब ने जो बात कही, बहुत अच्छी तो बात कही है। बाकी जो चिल्ला रहे हैं उनके पास इल्म कम है। उन्हें पहले उन्हें इल्म की आवश्यकता है। कितनी लड़कियों के घर बर्बाद हुए। क्या वो मेरी बेटी हो, किसी की बेटी हो, उसको मैंने छोड़ दिया, वो घर बैठी है 6 साल, 2 साल, 3 साल। अरे वो बेचारी, मोदी जी क्या बुरा कर रहे हैं? मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इन जैसे लोगों को क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है? उनके पास इल्म नहीं है, उनके पास इल्म नहीं है। इल्म की आवश्यकता है। मोदी जी ने कहा था मुसलमान को इल्म की आवश्यकता है। किसी की बेटी का घर बर्बाद ना हो, वो चाहे मेरी बच्ची हो, वो किसी की भी बच्ची हो। अरे इस्लाम नहीं भाई, ये कहा आप नैरेटिव नहीं। मौलाना सरवर, मौलाना इधर आइए आप। मौलाना सरवर, नैरेटिव सेट मत करिए। इन्होंने कहा कि इल्म ना होना इस्लाम नहीं कर रहा है। मैंने कहा दुनिया का जो सबसे प्रैक्टिकल धर्म है, व्यवहारिक रिलीजन, उसमें से इस्लाम एक है। आप बैठिए। इल्म का ना होना, जी, इल्म का ना होना एक चीज है कि ये शिक्षित नहीं है। शिक्षा सबसे पहली बात कहती है, जैसे उन्होंने, ईश्वर ने बताया कि मुंह एक दिया, कान दो। बोलने वाला एक हो, सुनने वाले दो। यहाँ बोलने वाले 25 है, कान एक है। जब हम अगले का मैटर ही नहीं समझ पाएंगे कि बोलना क्या चाहता है, उसकी नीयत क्या है। कहा कि इल्म की कमी है, इस्लाम के बारे में नहीं बोला। इस्लाम तो अपने आप में दुनिया का सबसे प्रैक्टिकल रिलीजन, मैं बार बार कह रहा हूँ। इल्म जिसके पास होगा वो सही बात है। जी, मैं आया। जब ईश्वर ने प्रवक्ता एक बनाया, श्रोता 2 बनाए, ठीक, तो आप लोग ये क्यों नहीं करता? पहले सबसे आप लोग को शिक्षित होना पड़ेगा। कोई धर्म बुरा नहीं। 4 खंबे पे देश टिका, एक हिलाओगे पूरा देश गिर जाएगा। ठीक, हमें खंबा मजबूत करना है। आप लोगों की कमी क्यों देखते हो, खूबी क्यों नहीं देखते? खूबी देखो उसकी क्या है। कमी देखता है वो जो लूजर होता है, वो खुद बढ़ नहीं सकता आगे, वो दूसरे की अंदर आओ, कहां बाहर। अच्छा, अरे आपको नहीं कह रहे, फिर वही इल्म की कमी, फिर इल्म की कमी नहीं। बैठो, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा पाजी। अच्छा, दूसरी चीज, जो हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने कभी हमारे में भी हो सकती है, तुम्हारे में भी हो सकती है। हमको भी सीखना है, तुमको भी सीखना है, साथ रहकर भी सीखना है। यही इल्म है, इसे गांठ बांध के रख ले, देश के काम आएगा, तुम्हारे काम आएगा। जैसे हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने अपने अपने देश, अपने अपने धर्म की स्थापना की, तो उन्होंने कुछ सोचा होगा, बेवकूफ नहीं होंगे। नहीं हो, बिल्कुल। उन्होंने उस हिसाब से एक नियम बनाया, एक आधार बनाए रखा। लेकिन पढ़ने वालों ने अपने हिसाब से पढ़ा। क्या बात है गुरुजी। किसी ने कहा वो जल, तो खाली जल देखा, जल में पानी है कि आग, उसको पता ही नहीं। कोई आग लेके दौड़ रहा, पानी लेके दौड़ रहा, कहीं वो जल, वो पानी समझ रहा, वो आग समझ रहा, एक ठंडी एक गर्म। प्रॉब्लम क्या है? शिक्षित नहीं है। शिक्षा होगी। अब देखिए, इनको अच्छा मार्ग मिला, इतना उम्दा गाते हैं, अच्छा दीजिए, देश के लोग कहां से कहां पहुंच जाएंगे। अब देखिए शिष्टाचार, देखिए सब बुद्धिजीवी बैठे हैं। एक मिनट पाजी, आपसे इतना बढ़िया आपने बोला है, 55 हुआ है, वो कहां चले गए? वो जो शिक्षा वाले जहां से शो शुरू हुआ था, उनसे मुझे माफी मांगनी थी। जी, आ जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो लौट के आएंगे। अब आप समझिए, आप ये बुजुर्गों की बात तो छोड़िए, जो हमारे देश के वरिष्ठ नेता थे, प्रधानमंत्री थे, लोग उनको ऐसे बात करते हैं, कहने वो नेहरू, अबे नेहरू तुम्हारे घर का नौकर था। कहने अबे मोदी, अबे हमारे देश की जान है मोदी। अच्छा, हमको इससे मतलब नहीं, हमको इससे कोई मतलब नहीं।
इल्म की जरूरत है, यही इल्म की जरूरत है बस, और कुछ नहीं। हाँ। हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमने मोदी को वोट दिया या नहीं दिया। प्रधानमंत्री है तो मेरा है, हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, प्रधानमंत्री है। और जो आदमी चीज का, सिस्टम का विरोध नहीं कर सकता वो मुर्दा है। जिंदा वही है जो गलत को गलत कहे, और जो गलत को गलत नहीं कर सकता वो मुर्दा है, मर चुका है। उसके दम पे देश नहीं चल सकता। मुझे एक चीज बताइए, आपका नाम? गुरचरण सिंह। गुरचरण भाई, कल हैं या चले जाएंगे? भाई दिल्ली से तो चले जाएंगे, दुनिया से पता नहीं। ऊपर वाला अल्लाह करे आपकी 100 साल की उम्र हो। मैं तो ये कह रहा था कि इन सबको कल निकाल देता, आप ही को रखता कल। आप जब कहेंगे आ जाएंगे, इधर आ जाइए, आज अभी बस फिर